अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्यारा घर। आज हम ज़ूलॉजी रीजनिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो हम बहुत इरेगुलरली चल रहे थे कि कोई दिन फिक्स नहीं था कि इस दिन लेक्चर अवेलेबल होगा। तो अब मैंने लेक्चर डेज़ बना दी हैं। आपके वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके लेक्चर्स अवेलेबल होंगे एट 3 PM। ये टाइम फिक्स है। इस टाइम अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़ूलॉजी रीजनिंग पर। तो जो आपके इम्पॉर्टेंट रीजनिंग थे जो 10 इयर्स में आए, जो आपके मॉडल पेपर में पूछे गए, जिनके आने का इम्कान है, तो ये तमाम रीजनिंग कलेक्ट करके मैंने एक जगह मेंशन कर दिए हैं। अब ये चैप्टर वाइज नहीं है, जहाँ जहाँ से जो जो इम्पॉर्टेंट रीजनिंग मिलते गए मैं सारे यहाँ पर मेंशन करती गई। इसलिए ये आप ये बात अपने पास ज़हननशीन कर लें कि ये चैप्टर वाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वाई अमोनिया इज़ मोर टॉक्सिक देन यूरिया। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का है और ये आप छोटे छोटे से पैराग्राफ्स थे तो उनमें आपने पढ़ा होगा कि यूरिया इज़ 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। तो ये इतना कम टॉक्सिक क्यों है? देखिए, वजह यह है कि अमोनिया का जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अमोनिया की खुसूसियत पढ़ी थी कि ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, रैपिडली सोल्यूबल इन वाटर है, और इसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जल्दी डिफ्यूज़ हो सकता है। तो जब ये डिफ्यूज़ हो सकता है तो जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि राइबोसोम्स है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक्सेट्रा, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है ये। तो इस वजह से अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है यूरिया के मुकाबले में। फिर आता है हाइपोथैलेमस एक्ट एज द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। थर्मोस्टेट आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 11 में कि थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिससे हम अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर फिक्स करते हैं। तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो कि बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन परफॉर्म करता है। आपने जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बायो का, उसमें एक सेट पॉइंट पढ़ा होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो सेट पॉइंट यही होता है कि ब्रेन को ये चीज़ मालूम है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। अब इससे ऊपर नीचे होगा तो वो जो है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा और टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि भाई हाइपोथैलेमस बिल्कुल थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। फिर आता है मॉडरेट फीवर इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी। ये भी आपके चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है और ये आपने तब पढ़ा होगा जब आप रोल ऑफ ब्रेन पढ़ रहे होंगे। तो उसमें जो है एक फ़ीवर नाम की भी हेडिंग होगी और उसमें बताया गया था कि आपकी बॉडी में अगर कभी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आ जाएं, यानी कोई वायरस, बैक्टीरिया ऐसे आ जाएं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जो आपका ब्रेन होता है वो क्या करता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ाता है। उस बॉडी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है कि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स अंदर मौजूद हैं उनके लिए ये फेवरेबल बात नहीं होती है और वो मर जाते हैं या उनकी ग्रोथ मुतासर होने लगती है। इसके बाद फिर आते हैं वाई डू मैरीन बोनीफिशेस एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन। अच्छा, तो इसमें बताना था कि जो मेरीन फिशेस हैं जो कि पाई जाती हैं सी वाटर में, तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन क्यों रिलीज़ करती हैं? तो इसकी वजह ये थी कि ये जो है एक्सेस वाटर के यानी कि ज़्यादा पानी ना चली जाए बॉडी से, इस वजह से ये कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करती हैं। यानी वो ऐसा यूरिन कि जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, ये ऐसा यूरिन एक्सक्रीट करती हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर से बचा जा सके। इसके बाद फिर आते हैं वाई मेरीन प्रोटोजोआ डू नॉट हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इसका काम होता है कि जो एक्सेस वाटर है उसे बॉडी से निकाला जाए। अब मेरीन प्रोटोजोआ तो पाए ही ऐसी जगह पे जाते हैं, यानी कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में होते हैं कि इन्हें वाटर को अपने पास स्टोर करने की ज़रूरत होती है, कंजर्व करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं रखते हैं कि किसी भी तरीके से इनका वाटर लॉस ना हो। इसके बाद फिर आते हैं वाई फ्रेश वाटर फिशेस और एनिमल्स प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। अब
जैसे कि हमने मेरीन फिशेस में पढ़ा कि कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज़ करती हैं वो, ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम से कम हो। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं वो डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करती हैं। तो वो इस वजह से करती हैं ताकि जो उनके पास एक्सेस वाटर है वो निकल सके। अब वाई डज अ मसल फैटीग, ये आपके चैप्टर 2 का क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए, मसल फैटीग यानी मसल का थक जाना, स्केलेटल मसल की बात हो रही है। तो ये कब होता है कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन है वो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं, वो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है बॉडी में, और लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक है। तो अगर उसकी ज़्यादा एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाए तो मसल्स थकना शुरू होते हैं, एक टायरिंग सिचुएशन हो जाती है। तो बस इसमें यही बताया गया है कि मसल किस तरह से थकते हैं। तो लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने से वो थकते हैं, ताकि फिर वो कंसंट्रेशन जो प्रोडक्शन हुई है लैक्टिक एसिड की, उसे मिनिमाइज़ किया जा सके। फिर आते हैं व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन आ गया है कि एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसकी वजह क्या है। तो उसकी देखिए, मैंने बहुत शॉर्ट आंसर्स रखे हैं, मैंने डायरेक्ट लॉजिक बताई है। अब जब पेपर में आप लिखेंगे तो आप इसको थोड़ा जो है एलोबरेट कर दीजिएगा। मैंने आपको डायरेक्ट वजूहात बताई हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो देखिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो वजूहात होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, लो ब्लड शुगर लेवल है, और इसके अलावा डिहाइड्रेशन है। फिर जब आपने जॉइंट्स का टॉपिक पढ़ा होगा तो ये जो सेकंड सवाल है उसकी बात कर रही हूँ मैं कि हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह ये है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो आपको पता है कि आप इवन इन अ सर्कल आप अपनी जो जैसे आर्म्स हैं उन्हें मूव कर सकते हैं। तो ये जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट है कि जो आपको बहुत सारे डायरेक्शंस में अपने हाथ को, अपने पाँव को हिलाने में मदद करता है। और हिंज जॉइंट जो है उसकी मिसाल ऐसे दी जाती है जैसे डोर को हम मूव कर सकते हैं, यानी कि उसको बैक एंड फोर्थ चलाते हैं। तो इस वजह से इसी तरीके से हिंज जॉइंट भी होता है। तो इनमें जो है साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, इन जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है ताकि वो फ्रिक्शन को कम कर सके। तो इस वजह से इस साइनोवियल फ्लूइड की मौजूदगी की वजह से इन्हें साइनोवियल जॉइंट कहा जाता है। फिर कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइडेड एंड इनवॉलेंट्री इन एक्शन। कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके जो मसल्स होते हैं वो इनके जो सेल्स होते हैं वो शीट्स में अरेंज हुए होते हैं। अगर आप गूगल पे जाके इनकी पिक्चर निकालेंगे या बुक में देखें तो इनकी जो सेल्स होते हैं वो शीट्स में अरेंज हुए होते हैं, बंडल्स पे नहीं होते हैं, इस वजह से स्ट्राइटेड कहलाते हैं। और इसके अलावा इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कि आपकी अपनी ख्वाहिश पर मबनी नहीं होते हैं, बल्कि आपकी बॉडी खुद जो है वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि आपकी ख्वाहिश पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो फंक्शंस होते रहेंगे, वो एक्शंस परफॉर्म होते रहेंगे इनवॉलेंट्री। तो कार्डियक मसल्स भी ऐसी हैं कि आपकी हार्ट की कंटिन्यूस बीटिंग के लिए ये इनवॉलेंट्री होते हैं कि ये आपकी ख्वाहिश पर जो है काम नहीं करेंगे, बल्कि इनका काम है मुसलसल हार्ट बीटिंग का। तो ये परफॉर्म होता रहेगा फंक्शन। इसके बाद फिर आते हैं हाउ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फैसिलिटेट्स लोकोमोशन इन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो अब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आप जानते हैं कि ये जो पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता ही ये है कि पानी भरा हुआ होता है बॉडी में, बॉडी कैविटी में, जिसे सीलोम कहते हैं। सीलोम कैविटी है बॉडी के अंदर मौजूद, तो इसमें पानी भरा हुआ होता है और इसी सीलोम की वजह से, इस सीलोम में जो फ्लूइड मौजूद होता है, इसी की वजह से लोकोमोशन होती है। तो अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आगे की जो रीज़निंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपको वेडनेसडे को ये बाकी रीज़निंग मिल जाएंगे। आज हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पे स्टॉप करते हैं और बाकी जो बचते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।